गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लास्ट लेक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और आप लोगों को बहुत ही प्यार से इस टॉपिक को आज खत्म कर लेना है। एक टेबल मैंने आपको बोला था कि उस टेबल से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, एक टेबल हाइब्रिडाइजेशन का और एक टेबल VSCPR का। तो दोनों को हम लोग को बहुत ध्यान से देखना है। मतलब आज के टेबल से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे जेई की। तो अगर मैं चाहता तो मैं जो एडवांस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट है उनको छोड़ भी सकता था, बट उसको थोड़ा सा देख करके चलना होगा हम लोग को। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं कि हम लोग जो छोड़ के आगे बढ़ चुके थे, याद करिए स्टेरिक नंबर 4 में sp3 हम लोगों ने डन कर लिया था, D3S हम लोगों ने डन कर लिया था। दोनों में ज्योमेट्री कैसी होती थी, टेट्राहेड्रल। अगर आपको याद हो, आज मैं समराइज करते हुए हर चीज बताऊंगा, बट थोड़ा सा जल्दी से देखिए। जब इतना चीज पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा चीज क्यों छोड़ना है। DSP2 देखिए, आउटर मोस्ट में यहाँ पर देखो D सबसेल यहाँ पर हमको यूज करना है। इसका मतलब कि आपने पढ़ा है कि P ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है वो जनरली शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। एस ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो कंप्लीट ट्रांसफर से बनाता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर करके वो आयनिक बॉन्ड ही बना लेता है। और जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो अपने टेक्स अ लोन पेयर इन इट्स एम्प्टी डी ऑर्बिटल। जो लोग अभी जस्ट 11th में है, थोड़ा सा दिक्कत होगा बट उसको मैं दूर कर दूंगा, कोशिश रहेगी कि टेक्स लोन पेयर इन इट्स एम्प्टी डी सबसेल। तो सर सबसेल के अंदर लेगा तो सबसेल में तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, आपका जवाब है 5। बस सारा खेल यही है। क्यों इनको अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया, इनको पी ब्लॉक कहा गया, दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक, दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक्स। व्हाई? द आंसर इज कि जब आप एस पी एंड डी ब्लॉक की बात करते हो तो इनको अलग अलग ब्लॉक्स में हमने इसलिए बांटा क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो अपने एम्प्टी सबसेल में सीधा लोन पेयर डोनेशन लेता है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आप कहेंगे सर 2 हो सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर उसको किसी से मिल जाए तो उसके लिए तो भैया वेल एंड गुड। अलग अलग ब्लॉक अलग अलग तरीके से कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए उनका हाइब्रिडाइजेशन अलग होता है। लेकिन बात वही रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। ओनली दोज ऑर्बिटल्स विल बी काउंटेड व्हिच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओनली, यानी कि सिंगल बॉन्ड जहां बनेगा। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो देख लीजिए जो इसमें बचा हुआ था यही बना देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि जो लोन पेयर डोनेट करता है उनको हम कहते हैं लिगेंड। ऐसे एंटिटीज विच आर लोन पेयर डोनर आर कॉल्ड लिगेंड्स। तो आपने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है सर। मैं इसको चाहूं तो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं छोड़ सकता था बट फिर इनकम्प्लीट रह जाएगा। बस छोटा सा बात है, उसको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर देखिए कि अगर कहीं पर हेलोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, तो हेलोजन डोनर तो खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसकी टेंडेंसी सबसे कम होगी। उससे ज्यादा किसकी होगी, उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी जहां पर ऑक्सीजन डोनर होगा, उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी जहां नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम होगा। और सबसे लास्ट में मैं लिख रहा हूं, अगर आप यहां तक देख पा रहे हैं, कि सबसे अच्छा डोनेशन होगा जब अपना कार्बन डोनर होगा। ये क्या बात कर रहे हो सर, मैं एकदम एक एक करके बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिगेंड आर दोज एंटिटीज विच आर कैपेबल ऑफ लोन पेयर डोनेशन। कहाँ डोनेट करेगा, इन द एम्प्टी डी ऑर्बिटल। और जितने ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देगा वो सभी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए पाए जाएंगे। आपने कहा ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि कार्बन डोनर है तो उसको हम अगर कहीं पर कार्बन डोनर एटम के रूप में यूज हो रहा है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी कि SFL कहते हैं। अगर कहीं पर हेलोजन डोनर है, ये मैं इन जनरल आपको समझाने के लिए कह रहा हूं सर, बहुत ज्यादा डिटेल में कब पता चलेगा, तो इसको वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। हेलोजन डोनर अगर है तो कब पता चलेगा सर, तो ये पता चलेगा जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे क्लास 12th में। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सर क्लियर होना चाहिए सर, एकदम क्लियर। देखो कैसे होता है, एकदम सीख जाओगे आप, ये मेरी गारंटी है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा सर, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं वो हेलोजेंस होते हैं। फिर कौन होता है, फिर ऑफिस चले न्यूटन ब्रो, याद करो, फिर ऑफिस चले न्यूटन ब्रो, इतना सफरिंग चलता है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जिसकी खुद की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसका डोनेशन का मन थोड़ी करेगा क्लाउड का, वो तो चाहेगा कि दूसरे का क्लाउड भी खींच ले। बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एटम attracts the shared pair of electron cloud towards itself।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो आपने कहा अच्छी बात है सर, ये तो हमको पता है। अगर आपको ये बात पता है तो जहां हेलोजन डोनर होगा वो वीक लिगेंड होगा, जहां कार्बन डोनर होगा, क्योंकि ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन कम खींचना चाहता है तो इसके खुद के डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। आपने कहा ठीक है सर, जरा समझा भी दो DsP2। मान लीजिए कि हम अब एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। देखो मैं सब कुछ समराइज करूंगा, जिससे मैं समराइज करूंगा उस समय और कुछ नहीं बता पाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एक अपना कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ देखो 2- मैंने आपको निकालना सिखाया ऑक्सीडेशन नंबर। द सम ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आपने कहा ठीक है, इसको अंडरलाइन करिए, इसका x मानते हैं। एक साइनाइड यानी Cn-1 ये आपका नेगेटिव रेडिकल है, तो x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब कि निकेल का यहाँ पर जिसको हम x मान रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, +2। ये माइनस इधर जाएगा, प्लस बन जाएगा। आपने कहा ठीक है। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28। देखो इसमें महारथी होना पड़ेगा, आपको पिछला लेक्चर देख के आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्गन 18 4s2 और 3d8। आपने कहा अच्छी बात है। अगर आर्गन 18 4s2 और 3d8 है, तो जब ये निकेल Ni2 प्लस में जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 और 3d8 और 4s0। क्योंकि आपको पता है कि 4s बाहर हम लिखेंगे, जब रीअरेंज करके लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4s से निकलेगा दोनों, है ना। एटम का चौथी मंजिल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ना तीसरी मंजिल से निकलेगा। आपने कहा ठीक है। तो 3d8 है, तो देखिए 3d8 आपने बना लिया और साथ में आपने 4s0 बना लिया। तो जैसे ही 4s0 बनाएंगे 4p भी बनाना पड़ेगा। आपने कहा हाँ सर। एज सुन एज इवन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन विल एंटर एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ दैट लेवल विल बी फॉर्म्ड क्विकली दो दे विल बी वैकेंट। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने कहा बहुत बढ़िया जानते हैं सर। अगर हम 3d के अंदर देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले आप सिंगली फिल करते हो फिर पेयरिंग कराते हो। अच्छा अब देखिए Cn- कैसा लिगेंड है, तो यहाँ डोनर कौन है, यहाँ कार्बन एटम डोनेट करेगा ना। आपने कहा कि हाँ सर कार्बन एटम डोनर है, और कार्बन डोनर है मतलब कैसा लिगेंड है, तो आपने कहा सर SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। खुद बताओ हमको कि मान लो कि एक बेंच है, एक बेंच पर मान लो कि 3 बच्चे पहले से बैठे हुए हैं, और एक क्लास का सबसे दुबला पतला बच्चा आ रहा है हिलते हुए कि हमको बैठने दो, तो क्या इसको कोई बैठने देगा, नहीं बैठने देगा। लेकिन अगर उसी क्लास का कोई 6 फीट लंबा एक अच्छा खासा तगड़ा बच्चा आए, तो भैया वो आएगा उसी में ये लोग खिसक जाएगा अपना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो ये जो अलग अलग घूम रहा है ना, ये सब बोलते हैं कि चलो भैया एक ही ऑर्बिटल में चलते हैं, क्योंकि यहाँ जगह खाली तो है ही। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हैंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हैंस ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटेट, हैंस फैसिलिटेट पेयरिंग। चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग का मतलब ये दोनों अब एक में शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप देखें तो दिस इज योर 3D मेरे बच्चों। आपने कहा कि हाँ सर 3D में 8 आने वाला है, मतलब 2 2 4 2 6 2 8। आपने कहा खूबसूरत बात है। दिस इज योर S एंड दिस इज योर P। बहुत प्यार से देखिएगा, एक एक चीज समझा रहा हूं कि अब 4 साइनाइड अपने पास थे। साइनाइड क्या था, यहाँ पर लिगेंड था, क्योंकि कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास भी यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 और 2 5। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज है, माइनस। ये इधर से डोनेट करने के लिए पगलाया हुआ है। आपने कहा ठीक है, खूबसूरत बात है। जबकि नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 और 5, 5 ही है, और इसकी मैक्सिमम वैलेंसी भी 5 है, तो इस पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने सिखाया आपको फॉर्मल चार्ज काउंट करना। एक एक वीडियो प्राइसलेस है, आपको जाके देखना चाहिए। अदरवाइज देखो सीख नहीं पाओगे। क्वेश्चन कर लेना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना एक अलग मैटर है, सीखना एक अलग मैटर है। आपने कहा अच्छी बात है। तो जब कार्बन डोनेट करेगा, कितने डब्बे खाली हैं, 4। तो यहाँ देखिए आएगा एक Cn-, और जब ये डोनेट कर देगा तो इसका माइनस चार्ज खत्म। यहाँ पर एक Cn, यहाँ पर एक Cn और यहाँ पर एक Cn। खूब बढ़िया से देखिएगा कितने ऑर्बिटल यूज हुए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो आपने कहा सर एक D, एक S और 2 P। तो हैंस हाइब्रिडाइजेशन विल बी, हैंस हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ जो D ऑर्बिटल वैकेंट बचा हुआ है,
अगर ये डी जेड स्क्वायर होता, खूब कान खोल के प्यार से सुनिएगा, अगर ये डी जेड स्क्वायर होता तो चाहे हाइब्रिडाइजेशन बदल गया है लेकिन ज्योमेट्री अभी भी वही रहती बच्चों, ज्योमेट्री अभी भी क्या रहती, आप कहेंगे सर टेट्राहेड्रल, क्योंकि स्टेरिक नंबर सेम है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ कि आपका जब हाइब्रिडाइजेशन D3S था उस समय भी आपका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, sp3 था फिर भी टेट्राहेड्रल। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम एक ही डी यूज कर रहे हैं और ये डी जेड स्क्वायर नहीं है तो ज्योमेट्री बदल जाएगी। अगर हम एक ही डी यूज कर रहे हैं और ये डी जेड स्क्वायर ना होकर के पक्के से क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। अगर ये डी जेड स्क्वायर होता तो इसकी ज्योमेट्री फिर से हमको मिलती कैसी, टेट्राहेड्रल। लेकिन ज्योमेट्री बदल गई, ज्योमेट्री अब की बार क्या है, DSP2 है तो ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। हेंस द हाइब्रिडाइजेशन विल बी, अच्छा यहाँ मैंने अगर लिख दिया होगा तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो ज्योमेट्री है ये किसकी है, D3S की है, कि टेट्राहेड्रल जनरली होती है स्टेरिक नंबर 4 के लिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं और प्यार से समझा के जरा यहाँ देख लीजिए आप पहले। अगर लिख करके नहीं पढ़ रहे हो भैया तो समय व्यर्थ करने वाली बात। जैसे मान लीजिए कि हमें एक झोपड़ी खड़ी करनी, तो आपने कहा सर ठीक है कर लो, जो आपकी इच्छा कर लो। मान लो कि हमें एक झोपड़ी खड़ी करनी है और हमने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर होल्स किए हैं। गौर से देखिएगा, 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में बनाना है कि हमने एक होल यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया और एक यहाँ किया। जो झोपड़ी लगाने आया था, मान लो हम ऐसे खड़े कर रहे हैं और जो झोपड़ी लगाने आया था बंदा, उसने क्या करी है बात कि उसने एक एक्स्ट्रा जो है वो होल बना करके छोड़ रखा है, एक एक्स्ट्रा होल है ना। देखो जरा अगर आप विजुअलाइज थोड़ा सा कर पाओ कि मान लो कि उसने एक होल यहाँ पे एक्स्ट्रा बना दिया, इसे उसका मन किया उसने बना दिया, तो अभी तो एक प्लेन सा दिख रहा था। लेकिन अगर हम जो इसमें जो बैम्बू डालने आया उसने यहाँ ना डाल कर यहाँ डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये ज्योमेट्री पहले जैसी रहेगी कि डिस्टॉर्ट हो जाएगी, पहले ऐसी थी एकदम चौकोर टाइप की, लेकिन अब तिरछी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा जिसको आप कहते हैं डिस्टॉर्शन। तो जो तरीका है सर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के जाने का, कि पहले जाए डी जेड स्क्वायर में, उसके बाद जाए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, उसके बाद जाए डी एक्स वाई में या डी वाई जेड में या डी जेड एक्स में, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आइडियली पहले डी जेड स्क्वायर में जाना चाहिए, फिर चाहे हाइब्रिडाइजेशन बदल जाए लेकिन ज्योमेट्री सेम रहेगी। जैसे sp3 में भी सेम है और D3S में भी सेम है, क्योंकि तीनों डी यूज हो रहा है तो पहले ये हो जाए, मतलब सारे 6 डी यूज होने हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कभी नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर एक ही डी यूज हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, इफ only one d orbital is being used in the hybridization, it has to be dz squared. If it is not, then the geometry will be changed. तो ज्योमेट्री पहले टेट्राहेड्रल थी 4 के लिए, अब क्या हो गई है, स्क्वायर प्लानर। और अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देख लीजिए यहाँ पर एक Ni बना होगा और इसके चारों तरफ एक स्क्वायर के फॉर्म में देख लीजिए एरो, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से दिखाते हैं क्योंकि यहाँ डोनेशन हो रहा है। इसको कंप्लीट ट्रांसफर वाया शेयरिंग कहते हैं। तो ये Cn है और ये Cn है, तो इस चारों के बीच में एंगल कितना है, 90 90 90 और 90। और ये ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, स्क्वायर प्लानर, एक ही थाली में सारे आ गए हैं, बीच में सेंट्रल एटम में चारों डोनेशन। आपने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है, ये तो सर क्लियर हो गया। बहुत ध्यान से आगे देखिए, फटाक से देखिए, फटाक से देखिए। चलिए अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5, और वहां पर सर क्या दिक्कत थी, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 यानी कि स्टेरिक नंबर 5। इसी चीज को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, और इसी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को आप स्टेरिक नंबर, जैसे मान लीजिए कि आपका स्टेरिक नंबर 5 है, और मैं एग्जांपल फिर से ऐसा ही लेता हूं प्यारा सा, NiCN होल 5 और 3 माइनस। आपने कहा ठीक है, फिर से देखो मैंने जानबूझ के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया। आपने कहा लो सर बस खाली समझा दो बस। तो यहाँ पर फिर से निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर x -5 इज इक्वल टू -2 सॉरी -3, तो x इज इक्वल टू अगेन +2 मेरे बच्चों। आपने कहा ठीक है, अभी अभी तो लिखे थे निकेल +2 का क्या होगा, आर्गन 18 3d8। आपने कहा ये भी लिखा था सर आपने। तो 3d के अंदर अगर आप देखें तो 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
3D के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है? 4s। 4s के बाद कौन सा आता है मेरे बच्चों? आप कहेंगे सर 4p आता है। अब फिर से मैं वही बात लिख रहा हूँ, Cn-1 इज अ Cn-1 इज अ कौन सा लिगेंड? Cn-1 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL, hence it will facilitate पेयरिंग। तो आपने कहा हाँ सर ये बात तो आप पिछले बार भी बोले थे। तो पेयरिंग होगी तो क्या होगा? ये दोनों फिर से एक ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो अब देखिए आपका क्या बन गया है, 1 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर S आ गया, यहाँ पर P आ गया, और क्या यहाँ पर D आया होगा? बिल्कुल आएगा सर, खाली रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। 4P है, 4S है, ये 3D है। आपने कहा अद्भुत, बढ़िया बात, बढ़िया बात है। डी यूज नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये तो पता है हमको कि as soon as even a single electron will enter at a particular energy level, all the orbitals of that level will be formed quickly, though they will be vacant। बढ़िया बात। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो कितने Cn है? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP3। तो देखिए DsP3, आप याद कीजिए कि पहले स्टेरिक नंबर 5 में हम लोग PCl5 पढ़े थे, और PCl5 की ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर आपको याद है तो दिस इज ट्राइगोनल, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऐसी ज्योमेट्री को हम लोगों ने नाम दिया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बीच में फास्फोरस, 5 क्लोरीन। अब क्या हुआ सर? अब DsP3 आया और ज्योमेट्री बदल गई। फिर से पूछ रहा हूं कि ये जो D है ये कौन सा वाला D होगा? dz² होगा या dx² माइनस y² होगा? आप कहेंगे कि सर अगर dz² होता तो चाहे हाइब्रिडाइजेशन बदल गया है लेकिन ज्योमेट्री सेम रहती, अभी भी TBP रहती। बट अभी मैं बोल रहा हूं कि ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। कैसा सर? आप देख लो यहाँ पर, जैसे एक प्लेन बनाऊं मैं, थोड़ा 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन भी जरूरी है। तो यहाँ पर मैं एक प्लेन बना रहा हूँ, अगर ये प्लेन आप देख पा रहे हैं कैमरे पर तब अच्छी बात। तो यहाँ बीच में होगा निकेल, देखिए 1 2, ये सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, क्योंकि आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं इसलिए बड़े छोटे दिख रहे हैं। और देखिए एक आखिरी Cn ऊपर से ऐसे, तो ये सारे साइनाइड है, Cn 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 और Cn, और यहाँ से सबके ऊपर आप इंटरेक्शन दिखाइए, जरा सा स्ट्रेट बनाने का प्रयास करिए यहाँ, और इसी पॉइंट से इस पे भी और इसी पॉइंट से इस पे भी, देखिए स्क्वायर पिरामिडल। बहुत सुंदर बात है। तो क्या DsP3 के केस में ज्योमेट्री TBP रही? नहीं रही, इसलिए इसको कहेंगे हम कि दिस इज आवर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री मेरे बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। बहुत सुंदर बात है, आगे बढ़िए, फटाफट बढ़िए, हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री चेंज मतलब dz² यूज नहीं हुआ होगा, dx² माइनस y² यूज हुआ है। ये जो डब्बा आपको दिख रहा है, आपने बोला ये भी बात समझ में आई सर? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। देखो इतना ही काफी है, आप अब 11th में बस इनका नाम ही जान लीजिए तो बहुत बड़ी बात, बहुत ही बड़ी बात। चलिए सर घड़ी क्यों पहन रखे हो? घड़ी इसलिए ताकि वीडियो का टाइमिंग समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम पहुंचते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के पास। तो आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहो या इसी स्टेरिक नंबर कहते हैं। फॉर स्टेरिक नंबर 6 आवर हाइब्रिडाइजेशन वाज sp3d2। तो जो कॉमन वाला होगा उसमें तो भैया sp3d2 ही रहेगा, लेकिन अगर ट्रांजिशन एलिमेंट है, सेंट्रल एटम मौजूद है, या डी ब्लॉक का एलिमेंट है, सेंट्रल एटम मौजूद है, तो क्या होने वाला है सर? तो हाइब्रिडाइजेशन बदल करके d2sp3 हो जाएगा। कैसे सर? एग्जांपल दो, फटाफट दे रहा हूं। CONH3 होल 6 और 3+। आपने कहा ठीक है सर, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का +3 है, क्योंकि अमोनिया कैसा लिगेंड है? इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड। लोन पेयर डोनेट करेगा लेकिन ओवरऑल इस पे चार्ज 0 होता है। आपने हजारों बार अमोनिया देख रखा है, ऐसा होता है। आपने कहा ठीक है, अद्भुत बात है, ठीक है। चलिए अब ये लिगेंड कैसा है? तो ये बॉर्डर लाइन लिगेंड कहलाता है, ना ही स्ट्रॉन्ग है ना ही वीक है, दिस इज अ बॉर्डर लाइन लिगेंड। देखो मैंने बोला था कार्बन डोनर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हेलोजन डोनर वीक फील्ड लिगेंड, और इस दोनों के बीच वाले तो बॉर्डर लाइन लिगेंड कहलाते हैं। आपने कहा अच्छी बात है, बॉर्डर लाइन लिगेंड तो है, बट CO3+ के साथ बॉर्डर लाइन का मतलब ये कभी कभी SFL की तरह काम कर सकता है, कभी कभी WFL यानी वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर सकता है, लेकिन CO3+ के साथ अमोनिया विल ऑलवेज एक्ट एज अ SFL। आपने कहा अद्भुत बात, अद्भुत बात।
चलिए CO3+ का लिखते हैं, तो कोबाल्ट 27, आपने कहा ठीक है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आर्गन 18 4s2 3d7। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला वीडियो अवश्य देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। इसको अरेंज करके लिखोगे तो क्या लिखोगे मेरे बच्चों, आर्गन 18 और उसके बाद 3d7 4s2। देखो ये तो एनर्जी के अनुसार होता है ना, फिर हम लिखते हैं एटम के इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर के हिसाब से, 3 के बाद 4 आता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये 4s2 वाले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। इसका मतलब कि कन्फिग्रेशन ऑफ CO3+ विल बी, सीधा मैं लिख रहा हूं 3d6। आपने कहा ठीक है, तो देख लें बच्चों, देख लें, आपने बना लिया है 3d, फिर से बना लिया है आपने 4s, और फिर से बना लिया है आपने 4p। अद्भुत बात है सर, बहुत सुंदर बात है। अब 6 भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको बताया कि कैसे लिगेंड है, कैसा लिगेंड है आपका अमोनिया, अमोनिया विथ कोबाल्ट 3+ एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अमोनिया एक्ट्स एज SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसीलिए ये क्या कर देगा मेरे बच्चों, हैंस इट विल फैसिलिटेट पेयरिंग। इसलिए ये किस चीज को जन्म दे देगा, ये पेयरिंग करवा देगा। आपने कहा सर पेयरिंग तो करवा देगा, सुंदर बात है। तो जब पेयरिंग हो जाएगी तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाएंगे, खुद ही बताइए। 3 डब्बों में 2 2 4 2 6, डी कितना खाली हो गया, 2, 1 S 3 P, हमको चाहिए थे 6, तो आपने बोला यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, और देख लीजिए D2sp3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। अब खुद मेरे को बताओ, सबसे समझने वाली बात, अगर दोनों डी ऑर्बिटल, यार देखो यार, देखिए समझिए कि अगर दोनों डी ऑर्बिटल यूज होना ही है तो सबसे पहले dz² यूज हो या dx² - y² यूज हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि दोनों होल सब यूज होने हैं इस वाली ज्योमेट्री में, तो फिर तो ज्योमेट्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब आपका। sp3d2 होता है तो भी हम लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और D2sp3 होगा तब भी हम लिखेंगे कौन सी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो अब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, और अब हम बनाएंगे एक टेबल, बहुत जल्दी आपको कर दूंगा फ्री। खूब ध्यान से देखिएगा, खूब अच्छे से देखिएगा। मिटा रहा हूं मैं अभी, मिटा रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि सर देखो ये समझ में थोड़ा कम आया है, तो मैंने बोला ना यार कि आप खाली एक बार देख लो बस इसको, ये काम आएगा 12th क्लास में, लेकिन हम जो भी टॉपिक पढ़े उसको पूरा क्यों ना पढ़े, क्यों किए ऐसा, ये आपको भी दिखाता हूं मैं। चलिए बहुत सुंदर से आइएगा, जरा बोर्ड पर प्यार से आइए। चलिए पहला जो है, हम लोग पहला कॉलम बना रहे हैं स्टेरिक नंबर का। आपने कहा बना लीजिए सर, दिस इज आवर स्टेरिक नंबर कॉलम, ठीक है, यहाँ तक दिख जाएगा। स्टेरिक नंबर के बाद हम रखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आपने कहा सर ये भी दिख जाएगा, सुंदर सी बात। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम लोग देंगे क्या, ज्योमेट्री, की ज्योमेट्री क्या रहेगी। अच्छा, फिर आप बोलेंगे कि सर बॉन्ड एंगल बता दो कि कितने कितने के बॉन्ड एंगल बनते हैं, तो हम कहेंगे सर ये भी संभव है, बढ़िया से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड एंगल के बाद आप कहेंगे सर एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल के बाद आप कहेंगे कि सर सबसे अच्छी बात कि ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, या तो आपसे सीधा सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, या आपसे डायरेक्टली ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व पूछे जाएंगे, ये दोनों सबसे भी आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा ठीक है। स्टेरिक नंबर आपको खूब अच्छे से पता है, देखिए 2, तो स्टेरिक नंबर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन एक ही हो सकता है sp। ज्योमेट्री कैसी होती है, तो आप कहेंगे कि सर लीनियर ज्योमेट्री होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, आप कहेंगे 180 डिग्री होता है। अगर मैं पूछूं एग्जाम्पल, तो आप कहेंगे सर BeCl2 कर लो या BeF2 कर लो, सबसे सुंदर। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व S+ एनी p ऑर्बिटल, एनी p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कितने होते हैं सर, 3। p सबसेल में 3 डब्बे होते हैं, ईच डब्बा इज ऑर्बिटल, तो Px Py Pz, तो कोई भी एक p और एक s करेगा ओवरलैप, तो आपको ये मिलने वाला। आपने कहा ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेरिक नंबर सर 3 के ऊपर। स्टेरिक नंबर 3 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका, sp2। आपने कहा हाँ सर, अगर sp2 होगा तो क्या बनता है सर आपका ट्राइगोनल प्लानर। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको याद आ गया होगा BCl3 का एग्जांपल। और बॉन्ड एंगल कितने, 120 120 120, BCl3 BF3।
अच्छा, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व एस प्लस एनी टू, कोई भी दो पी ऑर्बिटल, एनी टू पी ऑर्बिटल मिक्स हो रहे होंगे, यही आपका आंसर है। क्या ये पूछा जाएगा? नहीं, ये दोनों नहीं पूछे जाते हैं। आगे बढ़िए। स्टेरिक नंबर 4, यहां से शुरू हो गया सर, खतरनाक काम। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो तीन हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। sp3 भी हो सकता है, अभी अभी हमने पढ़ा, dsp2 भी हो सकता है, और d3s भी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर से जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अगर sp3 होगा तो ज्योमेट्री कौन सी होगी? आप कहेंगे सर ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। dsp2 होगा, ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लानर। और d3s होगा, अगेन ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। खूबसूरत। अगर टेट्राहेड्रल होगी तो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, कहीं कहीं पे 109.5 डिग्री, क्योंकि 2 मिनट बढ़ा दोगे तो 30 मिनट बराबर हाफ डिग्री हो जाता है। आपने कहा अच्छी बात है। अगर स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो फिर से 109 डिग्री 28 डिग्री। हमेशा ध्यान रखिए सर, हाइब्रिडाइजेशन बदला, हाइब्रिडाइजेशन बदला, लेकिन ज्योमेट्री फिर भी सेम रही, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। इसका मतलब कि यहाँ पर जो डी यूज हुआ है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें गया? डीजेड स्क्वायर में गया, तो ज्योमेट्री नहीं बदलेगी। अगर डीजेड स्क्वायर की जगह डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में चला जाएगा, ज्योमेट्री फट से बदल जाएगी। आपने कहा ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ये तो हमने CH4 दुनिया जानती है, हमने और भी सारे किए थे, NH3 वगैरह जितना भी किया था, लेकिन अभी हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करें इसमें लोन पेयर वगैरह नहीं, एकदम सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल। स्क्वायर प्लेनर की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? NiCN होल 4 2 माइनस। और अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करोगे तो मैंने परमैंगनेट आयन में मैंगनीज का हाइब्रिडाइजेशन होता है D3S, या CORO4 2 माइनस क्रोमेट आयन में क्रोमियम का होता है, क्रोमेट आयन में क्रोमियम का, या परमैंगनेट आयन में मैंगनीज का। चलिए आगे देखते हैं। S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, S प्लस ऑल थ्री पी ऑर्बिटल। यहाँ क्या होगा सर, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ DsP2 में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस S प्लस एनी टू पी ऑर्बिटल। अब अगर आप ये बात नहीं समझे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन डीजेड स्क्वायर में जाना चाहिए था, नहीं गया है, इसलिए ज्योमेट्री बदल के स्क्वायर प्लेन। अगर चला जाता तो ये भी टेट्राहेड्रल था, भले हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो। आपने कहा सुंदर बात है सर, समझ गए। यहाँ देखिए कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए थे, तो आपने कहा सर एनी 3d ऑर्बिटल, एनी 3, चाहे आप लिखना चाहो तो लिख लो। सबसे पहले कौन यूज हुआ होगा? डीजेड स्क्वायर, फिर यूज हुआ होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी एक्स वाई डी वाई जेड या डी एक्स जेड में से कोई भी एक। तो मैं यहाँ पर स्लैश बना रहा हूँ, और का साइन, और एक एस ऑर्बिटल तो था ही, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड में से कोई एक, और एस। आपने कहा सुंदर। चलिए 5, स्टेरिक नंबर 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d या dsp3। अगर sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, PCl5 बेस्ट एग्जांपल था, आप याद करिए। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, 90 डिग्री, दोनों तरह के एंगल थे। और हाइब्रिडाइजेशन सॉरी एग्जांपल बेस्ड है PCl5। आपको मैं याद दिला दूं, ये तीनों एंगल 120 120 120, एक ऊपर एक नीचे, 90 के ऊपर, यही था आपका काम। आगे बढ़ते हैं। एस है, पी एक्स पी वाई पी जेड है, और बताइए डी कौन सा है इसमें? तो ऑब्वियस सी बात है सर, जब जब रेगुलर ज्योमेट्री बनेगी तो जो पहला डी यूज होगा वो डी जेड स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। DsP3, चलिए ज्योमेट्री कैसी हो गई थी सर? स्क्वायर पिरामिडल। अगर आपको याद नहीं है तो अभी अभी हम लोगों ने किया था। स्क्वायर पिरामिडल है तो एंगल कितने थे? आपने बोला सर 90 डिग्री थे, 90 90 90 90 और ऊपर भी एक 90, तो ये पूरा प्लेन में 4 और एक ऊपर से ऐसे, तो सब 90 90। स्क्वायर पिरामिडल का एग्जांपल NiCN होल 5 3 माइनस। आपने कहा ये था, सही बात है सर। अब चूंकि ज्योमेट्री बदल गई है तो ये जो डी यूज हुआ था ये कौन सा हुआ था? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड मिक्स हुए होंगे। आपने कहा हाँ सर, क्या तो आप सही रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप जाएंगे 6 के ऊपर तो आपके पास था sp3d2 या d2sp3। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल बनता है। अब देखिए दोनों डी का यूज होना है, तो चाहे पहले डी जेड स्क्वायर में जाए कि पहले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जाए, होना तो दोनों डी का यूज है। तो इस बार यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल तो यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल। एंगल कितने? सारे एंगल 90, सारे एंगल, क्योंकि स्क्वायर बाई पिरामिडल भी तो बोलते हैं इसको। हाँ सर बोलते तो हैं। यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा एस एफ 6, यहाँ हो जाएगा
CONH3 होल 6 और ब्रैकेट के बाहर 3+। अगर आपसे पूछूं मैं तो यहाँ भी आप कहेंगे कि dz स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, नहीं ऊपर वाले में थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसे लिखो x प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड मिक्स हुए होंगे प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर मिक्स हुआ होगा। सेम यहाँ भी लेकिन उल्टे ऑर्डर में। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब वही सेम चेप दीजिए नीचे। आपने कहा ठीक है, खूब सुंदर बात है, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, पता नहीं मैं क्यों हड़बड़ा जाता हूँ। चलिए तो ये हो जाएगा D2sp3 s px प्लस पी वाई प्लस पी जेड। आई होप कि आपको दिख रहा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ गया हो, होप। लास्ट देखिए स्टेरिक नंबर 7, तो हाइब्रिडाइजेशन था sp3d3, जो ज्योमेट्री थी वो पेंटागोनल थी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। याद करिए कल हम लोगों ने किया था, एंगल कितने थे, 72 डिग्री के थे, 72 डिग्री और 90 डिग्री के। एग्जाम्पल क्या था, IF7। और आपको पता ही है कि S यूज हुआ होगा, कौन यूज हुआ होगा, S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, तीनों P यूज हो गए थे, प्लस डी एक्स जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस डी एक्स वाई डी वाई जेड या डी एक्स जेड में से कोई एक, तीनों में से कोई एक। आपने कहा कि हाँ सर, बहुत सुंदर से, बहुत सुंदर से, जल्दी देखो क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए कि सर एवरीथिंग इज नाउ ऑन बोर्ड on this very white board which you need to memorize, which you need to listen। और आपको इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा, लेट द पेपर बी एनी, किसी भी एग्जाम में एक आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। तो चलिए रात के बज चुके हैं भैया 12 और हमारी भी स्ट्रेंथ खत्म होने को लग रही है। तो कोशिश करिएगा कि जितनी भी चीजें हैं, आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को समाप्त कर रहे हैं और एक आखिरी बार मैं पूरी समरी आपको सुनाता हूं। हाइब्रिडाइजेशन इज द फेनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म द ऑर्बिटल्स विथ मोर डायरेक्शनैलिटी। मोर डायरेक्शनैलिटी का मतलब कि अब उस ऑर्बिटल के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ गई होगी, बिल्कुल सही बात है। हाइब्रिडाइजेशन के सैलिएंट फीचर क्या है, सिर्फ सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज होता है, बिल्कुल होता है। आइसोलेटेड एटम के लिए इसकी कोई जगह नहीं है। आइसोलेटेड एटम मतलब जब एटम कहीं अकेला है तो उसके हाइब्रिडाइज होने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपने बोला बिल्कुल सही बात है सर। पाई बॉन्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड्स कैन ओनली बी फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट द बेंजाइन इंटरमीडिएट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने कहा ये भी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था सर। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल में पॉजिटिव फेज ऑफ द वेव बड़ा हो जाता है और नेगेटिव लोब ऑफ द वेव छोटा हो जाता है, जिस वजह से ओवरलैपिंग एरिया या डायरेक्शनैलिटी ज्यादा मिलती है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल आल्सो। आपने कहा ये भी बात सही है सर। cos थीटा इक्वल टू -1/m वेयर m इज द हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। मेरे बच्चों तो हाइब्रिडाइजेशन का जो इंडेक्स होता है वो नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो वहां से आप बॉन्ड एंगल्स निकाल सकते हैं। cos इनवर्स की वैल्यू में उतना लेकर के हमने सारे वहीं से निकाले हैं। मदर या फंडामेंटल हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3, उसके बाद जितने भी हैं सब डिराइव्ड हाइब्रिडाइजेशन है। और ये जो आप देख रहे हो ट्रांजिशन एलिमेंट वाले, ये थोड़े से एडवांस्ड हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये अभी नहीं पढ़ने, लेकिन क्या ही दिक्कत है यार, सारे ब्लॉक के एलिमेंट अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल में लोन पेयर का डोनेशन लेकर के बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या ही बुराई है। बट दे आर फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। A covalent bond with significant ionic character is called a coordinate bond. It is nothing new. तो आपने कहा कि ठीक है सर, वो भी हमको समझ में आ गया। तो अब यहां तक एक और खास बात जो मैंने आपको बताई कि अगर स्टेरिक नंबर सेम है तो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी सेम। इफ इट इज नॉट, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन शुड मे बी डिफरेंट बट द ज्योमेट्री शुड बी सेम। If the geometry is different, means the d orbital which is being utilized in the hybridization may be different. ठीक है, क्लैरिटी है। मतलब dz स्क्वायर की जगह dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं यूज होगा तब तक ज्योमेट्री नहीं बदलेगी। हाइब्रिडाइजेशन तो बदल सकता है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ देखिए sp3 है और यहाँ d3s है, लेकिन फिर दोनों में टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल क्यों है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज हो गया dz स्क्वायर की जगह पे तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है IIT के अंदर, दोबारा से पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको मैं क्लियर कर पाने में सक्षम रहा हूं यहाँ तक। और thank you for watching the video. Keep sharing the video.
with the students which are actually struggling in chemistry, and this channel is for helping the chemistry lovers, as you all know. Good night, शुभ रात्रि, मिलते हैं आपसे एक बार। धन्यवाद।